तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगर बात करें एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। एक्सेप्शंस मतलब ही होता है कि अपोजिट, यानी लॉ ऑफ डिमांड ने जो कहा वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। There are certain situation where law of demand doesn't apply। तो कुछ ऐसी situations होती हैं या मैं कहूँ कुछ ऐसे circumstances होते हैं जहां पर हमारा law of demand apply नहीं होता, और जहां पर law of demand apply नहीं होता उसी situations को हम बोलते हैं exceptions to the law of demand। तो अगर law of demand apply नहीं होगा, if the law of demand doesn't apply, then at higher price demand will be higher। तो होगा क्या, higher price पर demand higher होगी, and at lower price demand will be lower, और lower price पर demand lower होगी। लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि जैसी प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, जैसी प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड तो हमें ये बात कहता था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। और जब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड का ठीक अपोजिट होगा। और अपोजिट क्या हो रहा है, जैसी प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहा है डिमांड भी घट रही है। तो अब ऐसा कब होता है, कहां होता है, किस सिचुएशन में होता है, वही हमें अपने इस टॉपिक के अंदर देखना है। इन दिस केस डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन हो गया हमारा प्राइस और डिमांड के बीच। प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, प्राइस घटा डिमांड घटी, डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के रिलेशन से ही हम कर्व का स्लोप डिसाइड करते हैं। अगर दो वेरिएबल के बीच डायरेक्ट रिलेशन होगा तो जो डिमांड कर्व का स्लोप आएगा वो अपवर्ड आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। और अगर दो वेरिएबल के बीच नेगेटिव रिलेशन होगा तो जो डिमांड कर्व का स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, यानी डाउनवर्ड होगा। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के जो एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और डिमांड का, तो दो वेरिएबल का रिलेशन डायरेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा डिमांड कर्व का, वो स्लोप हमारा पॉजिटिव बनेगा और अपवर्ड स्लोप बनेगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगर बात करें एक्सेप्शंस के डिमांड कर्व की, तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है। ये बनता है हमारा अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड की तरफ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से प्राइस जब 10 था तो डिमांड 100 थी, प्राइस जब 20 हुआ तो डिमांड 200 हो गई, प्राइस जब 30 हुआ तो डिमांड 300 हो गई। प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। तो अब बात करते हैं आखिर वो एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो फॉलोइंग आर द सर्टेन एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं वेयर द लॉ ऑफ डिमांड डजंट ऑपरेट, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा, यानी अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा कॉन्स्पिशियस गुड्स, या हम इसको और नाम से बोल सकते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, या और इसको बोला जा सकता है प्रेस्टिजियस गुड्स, या आप इसको और भी कई नामों से देखोगे, गुड्स फॉर स्टेटस, वेबलेन गुड्स। तो इतने सारे इसके अलग अलग नाम है। अब इसके इतने सारे नाम क्यों हैं और इसके अलग अलग नाम क्या कहते हैं, वो सब हमें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा जब हम समझ लेंगे कि आखिर ये हमारा पॉइंट कहता क्या है। तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं, आपको नाम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या कहता है देखते हैं एक बार। सम कंज्यूमर मेजर द utility of a commodity by its price, that is if the commodity is expensive they think that it got more utility। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया जो कि है यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आप घर से बाहर कहीं गए हुए हो और वापस घर आने वाले हो, पहुंचने वाले हो, बस थोड़ी दूरी पर हो, और आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। तो आप सोच रहे हो कि अब मैं घर जाके ही पानी पीऊंगा। कई बार होता है ना, घर काफी नजदीक होता है, हम सोचते हैं चलो यार अब घर जाके ठंडा पानी पियेंगे आराम से बैठ के। तो आप फटाफट भाग के जा रहे हो कि मैं घर जाऊं, घर जाके आराम से पानी पीऊं। तो आप जैसे ही घर पे पहुंचे, घर पे फटाफट आपने फ्रिज खोला, बोतल निकाली, गिलास में पानी डाला और एक गिलास पानी पिया। फिर आपको लगा और प्यास लग रही है, फिर आपने दोबारा दूसरा गिलास पानी पिया, फिर आपको लगा नहीं एक गिलास और पीऊंगा, आपने तीसरा गिलास भी पानी पी लिया। तो 3 गिलास आपने पानी पी लिया, तो अब आपकी प्यास बुझी। तो आपने जो किया, 3 गिलास जो आपने पानी पिया, इसका हम एनालिसिस करते हैं। अभी आपको समझ में आएगी बात। जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और आपने सबसे पहली बार पहला गिलास पानी का पिया, तो उस टाइम पर आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला होगा, आपको कितना अच्छा लगा होगा कि हाँ मुझे अब फाइनली पानी मिला। वहीं जब आपने दूसरी बार दूसरा गिलास पानी पिया तो आपको थोड़ा कम अच्छा महसूस हुआ होगा, और जब आपने फिर तीसरी बार पानी पिया तो आपको और थोड़ा कम अच्छा महसूस हुआ होगा। पहली बार वाली जो खुशी थी, जो एहसास हुआ, वो दूसरी और तीसरी बार वाली में नहीं मिला, और जो दूसरी बार वाली खुशी थी वो तीसरी बार वाली में नहीं मिली। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आपको प्यास लग रही थी, आपने पानी नहीं पिया था, तो आप पानी के लिए तड़प रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने पहला गिलास पानी का पिया, आपकी प्यास थोड़ी कम हो गई। दूसरा गिलास पिया, आपकी प्यास और कम हो गई। तीसरा गिलास पिया तो फिर आपकी प्यास बुझ गई। लेकिन तीनों गिलास पानी पीने के बाद आपको हर गिलास के बाद लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग मिला। पहले गिलास में आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिला, आपका सेटिस्फेक्शन का अमाउंट बहुत ज्यादा था। वहीं दूसरे गिलास पानी पीने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन का अमाउंट थोड़ा कम था। तीसरा गिलास पानी पीने के बाद सेटिस्फेक्शन का अमाउंट थोड़ा और कम था। तो यही बात ये हमारा इकोनॉमिक्स कहता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का,
इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम और ज्यादा अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अगले यूनिट के अंदर, जो कि होगा हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का। फिलहाल के लिए इतना समझो, यूटिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको किस लेवल तक का सेटिस्फेक्शन मिला। आपके सेटिस्फेक्शन को नापने के लिए जो टूल इकोनॉमिक्स ने दिया है उस टूल को हम यूटिलिटी बोलते हैं। अभी के आप फिलहाल इतना समझो, आपने जब पहला गिलास पानी का पिया तो आपको उससे जितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो सेटिस्फेक्शन आप वर्ड्स में तो बता नहीं सकते, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे बहुत ज्यादा मिला, बहुत कम मिला, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि हम उस सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी की फॉर्म में बता सकते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का अमाउंट को अगर हम मेजर करें तो हम किस में मेजर करेंगे? तो इकोनॉमिक्स कहता है आप उसको यूटिलिटी में मेजर करोगे, यूटिल्स में मेजर करोगे। तो ये इकोनॉमिक्स ने हमें एक मेजरिंग टूल दिया जिससे हम अपनी अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो यही बात ये कह रहा है कि यूटिलिटी हमारी सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का एक टूल है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है? ये यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो अपनी यूटिलिटी को यानी अपनी सेटिस्फेक्शन को प्राइस से नापते हैं, प्राइस से मेजर करते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि किसी कम्युनिटी का प्राइस जितना ज्यादा होगा उससे हमें उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो ये नहीं देखते कि क्या चीज कितने प्राइस पे मिल रही है, बस वो ये देखते हैं कि जो चीज जितनी महंगी होगी उससे सेटिस्फेक्शन उतना ही ज्यादा मिलेगा। मतलब वो सेटिस्फेक्शन को मेजर किस चीज में कर रहे हैं? वो सेटिस्फेक्शन को प्राइस के टर्म में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कौन से लोग होते हैं? अमीर लोग, रिच पीपल। मतलब हम कहते हैं ना कि ये अमीरों के शौक है, ये अमीरों के सामान है, ये सामान तो अमीर लोग खरीदते हैं। तो वही होते हैं हमारे कॉन्स्पिशियस गुड्स, यानी अमीर जिन गुड्स का शौक रखते हैं, रिच पीपल जिन गुड्स की डिमांड करते हैं, वही होते हैं हमारे कॉन्स्पिशियस गुड्स बोल लो आप, प्रेस्टिजियस गुड्स बोल लो। जैसे कि हमारा डायमंड हो गया, लग्जरी कार हो गई, मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, इस तरीके की जो कार्स होती हैं महंगी महंगी, ये सिर्फ लग्जरी शो ऑफ की चीजें। यहाँ पर जो है जो जितना अमीर होगा वो उतनी ज्यादा इन चीजों की डिमांड करेगा। सम कंज्यूमर मेजर्स द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। वो यूटिलिटी को प्राइस की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। इफ द कमोडिटी इज एक्सपेंसिव दे थिंक दैट इट गॉट मोर यूटिलिटी। तो वो ये मान के चलते हैं कि जो कमोडिटी जितनी महंगी होगी, जितनी एक्सपेंसिव होगी, उससे हमें उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। These commodity are demanded only by rich people. तो इस टाइप की कमोडिटी कौन डिमांड करता है? सिर्फ रिच पीपल, एंड दे बाय लेस ऑफ दिस एट लो प्राइस एंड मोर ऑफ इट एट हाई प्राइस। तो वो इस टाइप की कमोडिटी की डिमांड कम कर देते हैं जब प्राइस लो होता है, और डिमांड बढ़ा देते हैं जब प्राइस हाई होता है। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड के ठीक अपोजिट जा रहा है। अब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर मान लो डायमंड है, डायमंड का प्राइस अगर गिर जाए तो क्या होगा? डायमंड जो है हर कोई खरीदना शुरू कर देगा। डायमंड एक कॉमन आइटम हो जाएगी। अगर उसका प्राइस गिर जाएगा तो फिर अमीर लोग क्यों खरीदेंगे उसको? अमीर लोग तो डायमंड इसलिए खरीदते हैं ना कि वो हर किसी के पास नहीं है, शो ऑफ करने की चीज है। हाँ, हमारे पास है, अपना एक स्टेटस दिखाने का तरीका है। कॉन्स्पिशियस गुड्स हमारा जितना महंगा होगा वो लोग उतना ज्यादा उसको खरीदेंगे कि हाँ भाई ये और महंगा हो गया, अब ये लोगों की पहुंच से बाहर है, इसको अब हम खरीदेंगे, क्योंकि हमें दिखाना भी तो है सबके सामने कि हमारे पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं है। तो इसीलिए रिच पीपल जो होते हैं वो ऐसे आइटम को जब प्राइस बढ़ता है तो और ज्यादा खरीदते हैं, और जब प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस के अंदर आता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन इज गिवन बाय वेबलन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का, ये किसने दिया था? हमें, वेबलन ने। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेबलन इफेक्ट, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इन गुड्स के? डायमंड, गोल्ड, लग्जरी कार, प्लेटिनम, रूबी एक्सेट्रा। दिस इज नोन एज स्नॉब इफेक्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्नॉब इफेक्ट है, स्नॉब अपील है। स्नॉब अपील क्या होती है? स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो दूसरे के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है। स्नॉब का मतलब होता है जो हमें दूसरों से अलग करती है। तो आपको क्लियर हो गया? तो अब इसके नाम भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी को हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं, जो हमें दूसरों से अलग करता है, डिस्टिंग करता है। या हम प्रेस्टिजियस गुड बोल रहे हैं, गुड्स फॉर स्टेटस बोल रहे हैं, हम अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए इन गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब ये देखो, ये कॉन्स्पिशियस गुड्स नहीं है, ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है। इसमें और ऊपर वाले पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनो क्या डिफरेंस है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी वो आइटम होते हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। ये हमारे लिए नेसेसरी आइटम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, जीने मरने का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी है। अब ये नेसेसरी और नेसेसिटी का मतलब समझो। नेसेसरी वो आइटम होते हैं जो जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो वो हमारे नेसेसरी आइटम है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अब ये नेसेसिटी का मतलब समझो, ये हमारे जीने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन ये हमारी जरूरत बन चुकी है क्योंकि हम इनका अपनी लाइफ के अंदर कांस्टेंट यूज करते हैं। देयर आर सम कमोडिटी व्हिच बिकम नेसेसिटीज। ये हमारी नेसेसिटी बन चुकी है ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज इन द लाइफ ऑफ द पीपल, सच एज टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। टेलीविजन के बिना कोई मर नहीं रहा। ऐसा नहीं है टीवी नहीं देखा तो भाई हमारे को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीविजन हमारे जीने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन इसका हम इतना कांस्टेंट यूज कर रहे हैं कि अब टेलीविजन के बिना हम रह नहीं सकते। उसी तरह फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के बिना हम रह नहीं सकते, कूलर, एसी, मोबाइल फोन। आज के टाइम पे ये सब चीजें हमारी जरूरत बन चुकी। टेलीविजन जैसी कोई मार्केट में नया आता है हम सोचते हैं कोई नया वाला खरीद लेते हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन चलते थे, उसके बाद जो है कलर टीवी आए,
उसके बाद एलसीडी आए, एलईडी आए, अब जो है स्मार्ट टीवी आ रहे हैं। इसी तरीके से नए नए टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और अलग अलग टाइप के टेलीविजन मार्केट के अंदर आए जा रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हर बार जो है कोई नई टेक्नोलॉजी का टेलीविजन परचेस करें। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत बन चुकी है और हम सोचते हैं जरूरत है ही तो हम जो है हमेशा एक आगे टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, भले ही उसका प्राइस ज्यादा क्यों ना हो। रेफ्रिजरेटर ले लो, हम सोचते हैं पहले सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आते थे, फिर डबल डोर आए, तो हमने ये सोचा कि भाई डबल डोर महंगा है, ये नहीं खरीदते। नहीं, हमने सोचा भाई हमारी जरूरत है, हमें डबल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए। कूलर, अब तो कूलर की जगह लोग एसी यूज करना शुरू कर दिया, एसी बिल्कुल कॉमन हो गया है। मोबाइल फोन तो कितना कॉमन है वो सब जानते हैं। तो इसीलिए ये सब आइटम वो हैं जिसके बिना आज के टाइम पे हम रह नहीं सकते। तो ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारे अपनी जरूरत के लिए है। तो भले ही इनका प्राइस जितना मर्जी बढ़ता जाए, इनके बिना हम जब रह ही नहीं सकते तो इसे हमें खरीदना ही पड़ेगा। अगर मान लो आपका टेलीविजन खराब हो जाए तो आप नया टेलीविजन खरीदोगे, ये थोड़ा ना देखोगे कि मार्केट के अंदर एक काम करो अभी जो है रेट बहुत हाई है टेलीविजन का, थोड़ा सस्ता हो जाए तो तब खरीदूंगा। बिल्कुल नहीं, आप अगले दिन जाके खरीद के लेके आओगे, उसी दिन ऑर्डर करोगे। आपका फ्रिज खराब हो जाए तो आप रह सकते हो बिना, आप गर्म पानी पी सकते हो? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे भले ही पानी जो है मटके में भी ठंडा होता हो, ये आप सबको पता है, लेकिन नहीं, हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। हमें जो है एकदम ठंडा पानी चाहिए, चिल्ड पानी पियेंगे हम तो रेफ्रिजरेटर के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, एसी के बिना नहीं रह सकते। आज के टाइम पे एक दिन भी एसी के बिना रहना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो एसी हमारी जरूरत बन चुका है। तो इन सब चीजों के बिना हम रह नहीं सकते। फिर चाहे इनके प्राइस जितने मर्जी बढ़ते रहें, in spite of the fact that the price of these commodity are continuously rising, their demand is also rising. तो भले इनके प्राइस जितने मर्जी बढ़ते रहें, इनकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड फिर भी बढ़ रही है। तीसरा हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। ऐसा ही कुछ पॉइंट हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में ही पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, प्राइस आपका अभी भी बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी और बढ़ेगा। मतलब प्राइस अभी भी कंटिन्यूअसली आपका राइज होता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाला है। तो आप क्या सोचोगे, अभी बढ़ रहा है कोई बात नहीं, अभी खरीद लेते हैं, फ्यूचर में और बढ़ जाएगा तो फिर और नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा है अभी परचेस कर लेते हैं, जितना बढ़ रहा है बढ़ने दो। तो आप क्या करोगे, अभी उसको परचेस कर लोगे, अभी उसकी डिमांड कर लोगे। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा होता है मान लो अगर आपको कार खरीदनी है और गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस कर दिया 2 महीने बाद जो है कार में एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो आप क्या सोचोगे 2 महीने बाद कार जो है महंगी होने वाली है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी, कार को अभी खरीद लेता हूं। जबकि अभी भी कार का प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, फिर भी आप कार अभी खरीद लोगे कि अभी जितना बढ़ रहा है वो तो बढ़ रहा है, आगे जाके और बढ़ जाएगा तो वो तो और महंगा पड़ जाएगा मुझे, तो इससे अच्छा मैं अभी खरीद लेता हूँ। ऐसा हमारे साथ और भी चीजों में हो सकता है। कई बार मान लो किसी चीज की शॉर्टेज है, हम ऐसा सुनते हैं कि कई बार जो है वेजिटेबल की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे ही खबर फैलती है कि कोई वेजिटेबल की शॉर्टेज हो जाती है, प्याज की कमी हो चुकी है, आलू की कमी हो चुकी है, तो मार्केट के अंदर क्या होता है, एकदम से प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग खरीदना शुरू कर देते हैं कि अभी प्राइस इंक्रीज जो कर रहा है वो कर रहा है, आगे जाके जब शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए अभी प्राइस इंक्रीज होते हुए भी लोग उसको भरना शुरू कर देते हैं कि शॉर्टेज से तो बच जाएंगे, कम से कम शॉर्टेज के टाइम पे और ज्यादा महंगा नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा होता है और हमें लगता है कि ये प्राइस आगे जाके और बढ़ेगा, तो हम उसको अभी खरीदना शुरू कर देते हैं, आगे और ज्यादा बढ़ने का इंतजार नहीं करते। If the price of the commodity continuously rising, then consumer will expect price in future will still higher. प्राइस जो है फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। Therefore, to avoid pay more in future, consumer will purchase more of the commodity at increased price. Consumer जो है बढ़े हुए दामों में ही परचेस करना शुरू कर देता है। Opposite will happen when price of the commodity is continuously rising. तो ठीक इसका अपोजिट भी हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर मान लो किसी शेयर का प्राइस लगातार गिरे जा रहा है और आगे जाके और गिरने वाला है, तो प्राइस उसका गिर रहा है तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन होता क्या है, डिमांड बढ़ने की बजाय और गिर जाती है। जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर होते हैं वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई अभी भले ही प्राइस गिर रहा है लेकिन इसको बेच दो, आगे जाके और ज्यादा नुकसान हो जाएगा और प्राइस गिर जाएगा। तो फटाफट लोग जो है शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। प्राइस लगातार कंटिन्यूअसली गिर रहा है, फ्यूचर में और गिरेगा, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बढ़ने की बजाय और घटती जा रही है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का ठीक अपोजिट है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर प्राइस गिर रहा है तो डिमांड और गिर रही है। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आता है, जहां पर अगर प्राइस बढ़ता दिखता है तो डिमांड और बढ़ जाती है, प्राइस गिरता दिखता है तो डिमांड और गिर जाती है। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स कौन से होते हैं? शेयर मार्केट वाले, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये हो गया हमारे स्पेकुलेटिव गुड्स। ऊपर वाले पॉइंट से ही आप इसको रिलेट करो क्योंकि ये सेम पॉइंट है लगभग। स्पेकुलेटिव मार्केट कौन सी मार्केट होती है? शेयर मार्केट, जहां पर जो है हम स्पेकुलेशन लगाते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं प्राइस का। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर स्पेकुलेशन चलता है। तो शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो डिमांड और ज्यादा बढ़ती है। जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी प्राइस बढ़ रहा है तो आगे जाके और बढ़ेगा। एक काम करो, इसको अभी खरीद लो, आगे और प्रॉफिट में इसको बाद में बेचेंगे। तो स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है कि प्राइस जैसी बढ़ेगा डिमांड जो है उसकी बढ़ जाएगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड गिर जाएगी। मोर विल बी डिमांडेड व्हेन प्राइस आर राइजिंग, लेस विल बी डिमांडेड व्हेन प्राइस डिक्लाइन। तो हमें इन पॉइंट्स के अंदर कुछ नहीं करना, लॉ डिमांड के ठीक अपोजिट चलना है। तो ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। बस आपको अगर अभी तक के कॉन्सेप्ट जितने हमने पढ़े सारे अच्छे से क्लियर हैं तो आपको ये आराम से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिमांड फॉर नेसेसरी। नेसेसरी लिखा हुआ है, नेसेसिटी नहीं लिखा। नेसेसिटी क्या होता है? जो हमारी आदत बन चुकी है।
जबकि नेसेसरी क्या होता है, जो जीने के लिए जरूरी है, ये नेसेसरी फॉर लाइफ है। तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड कभी भी कम नहीं होती, भले ही उसके प्राइस जितने भी बढ़ जाएं। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता नेसेसरी गुड्स के ऊपर। हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, तो आटे का प्राइस भले ही जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, हमें रोटी चाहिए तो चाहिए, इंसान को जीना है तो खाना तो पड़ेगा। आटे का प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज कर जाए, उसकी डिमांड में कमी नहीं आने वाली, उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी। मेडिसिन हमारे लिए नेसेसरी आइटम है, वो हमें चाहिए चाहे उसका प्राइस जितना मर्जी ज्यादा हो, क्योंकि वो नेसेसरी फॉर लाइफ है। तो जहां पर बात नेसेसरी फॉर लाइफ की आ जाती है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस चेंज, पीपल हैव टू कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ नेसेसरी कमोडिटी। तो जितनी मिनिमम क्वांटिटी कंज्यूमर को चाहिए, वो उतनी कंज्यूम करेगा ही करेगा, प्राइस भले ही उसके जितने मर्जी चेंज होते रहे। अगला है हमारा गिवन गुड्स। अब ये गिवन गुड्स को थोड़ा ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स particularly associated with lowest quality of food product and used by the lower income group to sustain their life। तो ये जो गिवन गुड्स होते हैं, ये भी एक टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंफीरियर गुड्स मैंने आपको बोले थे चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं होते, वो हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो ये भी एक टाइप का इंफीरियर गुड्स है, लेकिन ये सिर्फ किस चीज की बात करता है, ये बात करता है लोएस्ट क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर सवाल लाइफ की सस्टेनेबिलिटी का है, यहाँ पर जीने के ऊपर सवाल आ गया है। गिवन गुड्स के अंदर सवाल भूख मिटाने को लेकर आ जाता है, यहाँ पर इंसान की लाइफ के ऊपर सवाल आ रहा है। जबकि इंफीरियर गुड्स, मैंने आपको कहा था कि इंफीरियर गुड्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इंफीरियर गुड्स हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। अगर आप कोई भी दो गुड्स को कंपेयर करोगे, कंज्यूमर अपनी इनकम के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसके लिए कौन सी चीज इंफीरियर है, कौन सी चीज सुपीरियर है। वहां पर बात सिर्फ फूड आइटम की नहीं आती, वहां पर बात हमारी डे टू डे यूज की भी आती है। आप कपड़ों की बात कर लो, आप अपनी कार की बात कर लो। अगर आप दो कार को कंपेयर करोगे, आप मर्सिडीज को कंपेयर करो मारुति से, तो आप क्या कहोगे, मारुति इंफीरियर है एज कंपेयर टू मर्सिडीज। मर्सिडीज हमारी सुपीरियर गुड है, मारुति हमारी इंफीरियर गुड्स है। जो आप सेल की मार्केट में जाते हो, संडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, इस तरीके की मार्केट में जो हमें सामान मिलता है, जो हम खरीद के लेके आते हैं, सरोजिनी नगर मार्केट के अंदर, जो पालिका बाजार में मिलता है दिल्ली के अंदर, वो वहां से आप जो सामान खरीदते आते हो, वो सब आपकी चीप क्वालिटी प्रोडक्ट है, मतलब सस्ते सामान है। लेकिन वहां पर बात आपकी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी की नहीं आ जाती, लाइफ सस्टेन करने की बात नहीं आ जाती, वहां पर सिर्फ कंपैरिजन की बात है। अगर आप कंपैरिजन करो, अगर आप इंफीरियर गुड्स के आगे कोई ब्रांडेड गुड्स रख दो, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये गुड सुपीरियर है, ये गुड इंफीरियर है। लेकिन यहाँ पर गिवन गुड्स स्पेशल टाइप का इंफीरियर गुड्स है, जो लाइफ के सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। तो ये लोएस्ट क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट होता है, सबसे गरीब लेवल, सबसे नीचे वाला लेवल, जो लोअर इनकम ग्रुप होता है, बिल्कुल उस इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो वो जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उसको हम गिवन गुड्स बोलते हैं। तो दीज गुड्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफन। तो ये गिवन गुड्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने हमें गिवन गुड्स के बारे में बताया था? सर रॉबर्ट गिफन, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने। ये ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बताई थी हमें कि गिवन गुड्स क्या होता है और गिवन गुड्स किस तरीके से काम करते हैं। तो हुआ क्या था, ये जो रॉबर्ट गिफन है, ये एक फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में जाके इन्होंने वहां के ब्रिटिश वर्कर्स को देखा, वो खाने में सिर्फ दो ही आइटम खाते थे, एक ब्रेड और एक मीट। दो ही चीजें खाते थे खाने में, मीट और ब्रेड। तो उन वर्कर्स के पास, हर किसी के पास खाने के लिए 100 पाउंड हुआ करते थे, उनको 100 पाउंड के अंदर ही अपना खाना पूरा करना होता था। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने लिए 40 पाउंड की ब्रेड मंगाते थे और 60 पाउंड का मीट मंगाते थे। 40 पाउंड की ब्रेड हो गई, 60 पाउंड का मीट हो गया। लेकिन एक दिन अचानक से क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ब्रेड जो है बहुत महंगी हो गई। तो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, रॉबर्ट गिफन ने देखा कि अब उन्होंने जो है 60 पाउंड की ब्रेड मंगाई है इस बार और 40 पाउंड का मीट मंगाया है। तो रॉबर्ट गिफन है हैरान, ब्रेड के प्राइस तो इंक्रीज हुए ना, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए थी। ब्रेड ये लोग पहले 40 का मंगाते थे और 60 का मीट मंगाते थे, लेकिन अब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो इनको ब्रेड की डिमांड कम करनी थी, लेकिन इन्होंने ब्रेड तो अब 40 से 60 की मंगानी शुरू कर दी, जबकि मीट का प्राइस कांस्टेंट है, मीट की डिमांड इन्होंने कम कर दी। ऐसा क्यों? तो इन्होंने वर्कर्स के पास जाके पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो वर्कर्स का क्या जवाब आया, ध्यान से सुनो। वर्कर्स ने कहा कि हमें जो है पेट भरना है, हमें यहाँ पर टेस्ट की बात नहीं है, यहाँ पर हमें अपना पेट भरना है। और पेट हमारा किससे भर सकता है, ब्रेड से। तो ब्रेड जो है पहले 40 की इतनी आ जाती थी कि हमारा पेट भर जाता था, तो हम 60 का मीट ले लेते थे। लेकिन अब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, अब 40 पाउंड में इतनी ब्रेड नहीं आती है कि हमारा पेट भर जाए, तो हमने ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी, वहीं हमने अपनी मीट की डिमांड घटा दी, क्योंकि मीट से हमारा पेट तो भरने वाला है नहीं। मीट तो सिर्फ ब्रेड के साथ खाने के लिए चाहिए, हमें पेट तो हमारा ब्रेड से ही भरेगा ना, पेट भरने लायक ब्रेड चाहिए। तो अब वो ब्रेड कितने की भी आती हो, हम उसको खरीदेंगे। अब हमें अपनी 60 पाउंड की ब्रेड लेनी पड़ती है, यानी हमारी इनकम का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ब्रेड खरीदने में चले जा रहा है। तो हमने अपनी मीट की कंजम्पशन को कट कर दिया और ब्रेड को खरीदना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन बाद जो है ब्रेड का प्राइस और बढ़ गया, ब्रेड और महंगी हो गई। तो उन वर्कर्स ने क्या करा, ब्रेड जो है 80 पाउंड की खरीदनी शुरू कर दी और मीट जो है वो 20 पाउंड का खरीदना शुरू कर दिया। तब जाके रॉबर्ट गिफन को समझ में आया कि लोगों को ब्रेड जो है अपने पेट भरने के लिए चाहिए, तो ब्रेड जो है अब 40 और 60 में उतनी नहीं आ पा रही जितने में इनका पेट भर जाए, और मीट तो सिर्फ इनको साथ में खाने के लिए चाहिए। मीट की कंजम्पशन अगर ये कम भी करते तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ब्रेड चाहिए ज्यादा से ज्यादा, फिर चाहे उसके प्राइस बढ़ते क्यों ना जाए। इसीलिए इन्होंने जो है ब्रेड का प्राइस बढ़ते ही उसकी डिमांड बढ़ा ली। तो ब्रेड जो है इनके लिए गिफन गुड्स है, इनके जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं,
जैसी ब्रेड का प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसी ब्रेड की डिमांड बढ़ा दे रहे हैं, और ब्रेड का डिमांड बढ़ जा रही है, इनकी इनकम का मैक्सिमम पोर्शन ब्रेड खरीदने में लग जा रहा है, तो इसीलिए जो है इनको अपनी मीट की कंजम्पशन को कम करना पड़ रहा है। लेकिन अब अचानक से एक दिन क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस कम हो गया, तो अब रॉबर्ट गिफन ने सोचा प्राइस बढ़ता है तो ये लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, तो प्राइस घटता है तो ये लोग क्या करते हैं वो देखने चलते हैं। तो वापस रॉबर्ट गिफन उस फैक्ट्री के अंदर गए और जाके वर्कर्स को देखा, तो वर्कर्स ने इस बार जो है 50 पाउंड का ब्रेड मंगाया और 50 पाउंड का मीट मंगाया। तो रॉबर्ट गिफन ने फिर उनके पास जाके पूछा कि एक बात बताओ, प्राइस बढ़ा तो तुमने डिमांड बढ़ाई क्योंकि तुम्हें अपना पेट भरना था, अब प्राइस कम हुआ तो तुमने अपनी डिमांड कम क्यों कर दी? तो वर्कर्स का कहना है कि जो ब्रेड हमें 80 पाउंड में मिल रही थी, प्राइस कम होने के बाद वही ब्रेड हमें 50 पाउंड में मिल जा रही है, तो हमें ब्रेड उतनी चाहिए जितनी हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा तो हमें चाहिए नहीं, तो हम गिफन गुड्स को उतना ही खरीदेंगे जितनी हमारी जरूरत होगी। उसके बाद तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे गुड्स को परचेस करें, बेटर गुड्स की तरफ जाएं। तो इसीलिए हमने मीट की डिमांड बढ़ा दी क्योंकि हमारे पास 50 पाउंड एक्स्ट्रा बच रहे थे। तो ब्रेड जो है जब हमें 50 पाउंड में उतनी मिल जा रही है जितनी हमारी जरूरत है, तो हमने बचे हुए 50 पाउंड मीट पे यूज कर लिए, हम बेटर प्रोडक्ट की तरफ गए क्योंकि गिफन गुड्स जो है वो एकदम लोएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, तो उस पर जाना कौन चाहता है? मैंने आपको बताया था गिफन गुड्स का हो चाहे इंफीरियर गुड्स का हो, दोनों ही गुड्स को कोई खरीदना नहीं चाहता, लोग मजबूरी में खरीदते हैं क्योंकि लोगों की उतनी इनकम नहीं है। तो जब वर्कर्स का पेट 50 पाउंड की ब्रेड में भर जा रहा है तो उन्होंने ब्रेड की डिमांड घटा दी क्योंकि जितनी ब्रेड की उनको जरूरत है वो उन्हें 50 पाउंड में मिल जा रही है, तो 50 पाउंड में वो ब्रेड को खरीद ले रहे हैं और बचे हुए 50 पाउंड से मीट खरीद ले रहे हैं। तो रॉबर्ट गिफन को उस दिन ये बात समझ में आई कि गिफन गुड्स के अंदर तो अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम करता है। तो जो बातें मैंने अभी तक बोली वही बातें मैंने आपको लिख के भी दी हुई हैं। सर रॉबर्ट गिफन एन इकोनॉमिस्ट वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट दैट एज प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज्ड द ब्रिटिश वर्कर्स परचेज मोर ब्रेड, दिस इज समथिंग अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चला गया। व्हाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ कि ब्रेड के प्राइस बढ़ने पे ब्रेड की डिमांड बढ़ गई? द रीजन फॉर दिस इज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड वेंट अप इट कॉज्ड सच अ लार्ज डिक्लाइन इन द परचेसिंग पावर ऑफ द पुअर पीपल। तो जैसे ही ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पुअर पीपल थे, जो वर्कर्स थे, उनका मेजर पोर्शन ऑफ इनकम जो है वो ब्रेड खरीदने में ही लग जा रहा था, उनकी परचेसिंग पावर में एक लार्ज डिक्लाइन आया, परचेसिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा गिर गई, तो उनको मजबूरी में आके अपनी मीट की कंजम्पशन को कट डाउन करना पड़ा। सिंस ब्रेड इवन व्हेन इट्स प्राइस वाज हायर देन बिफोर, फिर चाहे ब्रेड के प्राइस पहले के मुकाबले बढ़ क्यों ना गए हो, फिर भी वाज स्टिल द चीपेस्ट फूड आर्टिकल, फिर भी ब्रेड जो है वो अभी भी सबसे सस्ती फूड आर्टिकल में से एक है। प्राइस बढ़ने के बावजूद ब्रेड जो है अभी भी सबसे सस्ती है। तो वर्कर्स के पास पैसा तो है नहीं, वो यही चाहेंगे कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीदे ताकि हमारा पेट भर जाए, तो इसीलिए उन्होंने अभी भी ब्रेड की डिमांड को ही बढ़ाना अच्छा समझा। पीपल कंज्यूम मोर ऑफ इट, देयरफॉर लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। तो आपको क्लियर हो गया कि आखिर गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। गिफन गुड्स के ऊपर हम और डिटेल में बात कर सकते हैं, और डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो डिफरेंस क्या हो सकता है, तो बहुत डिटेल में उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स के ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे, उनके डिफरेंस को जानेंगे। अभी आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है डिफरेंट गुड्स को समझना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समटाइम अ कंज्यूमर मे परचेज कमोडिटी इवन एट हायर प्राइस बिकॉज हिज रिलेटिव और फ्रेंड इज हैविंग दैट कमोडिटी। तो कई बार क्या होता है, अगर मान लो कोई चीज हमारे दोस्त के पास है या हमारे रिलेटिव के पास है, तो हम क्या सोचते हैं हमारे पास भी वो चीज होनी चाहिए, फिर चाहे उसके प्राइस कितने भी हायर हो रहे हो, उसके प्राइस कितने भी बढ़ रहे हो, हम इस चक्कर में वो सामान खरीद लेते हैं कि हमारे दोस्त के पास है, हमारे रिलेटिव के पास है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। जेलेसी के पॉइंट ऑफ व्यू या आपका देखा देखी के चक्कर में आप उस सामान को खरीद लेते हो, तो उस टाइम पे कंज्यूमर जो है सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आ जाता है, देखा देखी में आ जाता है, और वो लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट रिएक्ट कर जाता है। कंज्यूमर में परचेज कमोडिटी इवन एट हायर प्राइस, इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती। दिस कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी बाय बैंडवैगन एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज बैंडवैगन इफेक्ट। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाली थ्योरी है ये किसने दी थी? बैंडवैगन ने दी थी, तो इसीलिए इसको हम बैंडवैगन इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरेशनल और इंपल्सिव परचेज। तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर ये अज्यूम करा जाता है कि कंज्यूमर जो है रैशनल है, यानी कंज्यूमर जो है समझदार है, कंज्यूमर को हर चीज की समझ है, अपने अच्छे बुरे के बारे में मालूम है। कंज्यूमर कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके प्राइस के ऊपर डिस्कस करता है, उसका प्राइस और उसकी यूजफुलनेस को देखता है, उसके बाद ही वो सामान को खरीदता है। तो इकोनॉमिक्स मानता है कि कंज्यूमर बिल्कुल रैशनल होता है, वो रैशनल जजमेंट लेने के बिल्कुल लायक होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जो है इरेशनल बिहेवियर कर बैठते हैं, इंपल्सिव परचेज कर जाते हैं, मतलब विदाउट कैलकुलेशन करे कि ये सामान कितने प्राइस का है, ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, हम उस सामान को खरीद बैठते हैं। तो ऐसा होता है हमारे साथ कई बार, जब हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में गए जैसे हमें जो है मान लो कोई शूज की दुकान दिख गई या कोई घड़ी की दुकान दिख गई, हम रुक गए, हमें जो है घड़ी पसंद आ गई, बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई, हम सोचते थे यार हमारे पास भी काश ऐसी घड़ी होती, वही घड़ी हमें दिख गई और उसका प्राइस भी ठीक ठाक लग रहा है हमें, या हमें जूते चाहिए थे बहुत अच्छे वाले एक्सपेंसिव बढ़िया ब्रांड के जूते चाहिए थे, लेकिन वही जूते हमें सस्ते रेट में मिल गए, सेम वैसे ही जूते हमने सोचा कम प्राइस में मिल रहे हैं,
इसको परचेस कर लेते। हमारा दिमाग उस समय चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, हम सोचते हैं यार इसको खरीद ही लेते, खरीद के अपने पास रख लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम घर आते हैं, घर आने के बाद हम सोचते हैं मेरे पास तो पहले से घड़ी थी, मैंने इसको खरीद क्यों लिया, या जूते मैंने इसको खरीद क्यों लिए, इतनी भी जरूरत नहीं थी जितनी जरूरत मुझे लगी उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि अभी आप जो है उसकी कैलकुलेशन लगा रहे हो, उसके यूजफुलनेस और प्राइस को कंपेयर कर रहे हो। तो आपने जैसी प्राइस और यूजफुलनेस को कंपेयर किया, आपको उतना यूजफुल लगा नहीं, आपको लगा इसकी इतनी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही 2-3 घड़ी है, क्या फायदा, मैंने आखिर खरीद क्यों लिया। वो खरीदा इसीलिए आपने क्योंकि एकदम से जो चीज आप चाहते थे वो आपकी आंखों के सामने आई, तो आप एक इंपल्सिव हो गए, आपने इंपल्सिव परचेस कर डाली। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, आप जो है घड़ी और जूते खरीद के लेके आ गए और अगले ही दिन आप मार्केट में गए, आपने 2-4 और शॉप्स में देखा तो आपको वही जूते वही घड़ी जो है कम प्राइस पे दिख गई, मतलब जितने में आप खरीद के लेके आ गए उससे भी कम प्राइस में मिल रही है। तो आपको लगा यार मैंने तो महंगी खरीद ली, मैं 2-4 दुकानें और देखता तो मुझे सस्ती मिल सकती थी। लेकिन आपने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस टाइम पर आपने बिल्कुल इरेशनल बिहेव किया। तो होता है हमारे साथ ऐसा कई बार, हम कई चीजों को इंपल्सिव परचेस कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि इसका प्राइस कितना है, या ये नहीं देखते कि इसकी हमें जरूरत है कि नहीं है। ऐसा हमारे साथ कई बार हो जाता है। तो सम कंज्यूमर में परचेस अ कमोडिटी विदाउट इन अ कूल कैलकुलेशन अबाउट प्राइस एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी। इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती बिकॉज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट रैशनल, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इग्नोरेंस इफेक्ट। इग्नोरेंस इफेक्ट क्या होता है कि कंज्यूमर को जो है मार्केट कंडीशंस के बारे में मालूम नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग कंज्यूमर एज अ रैशनल पर्सन। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या अज्यूम करता है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल पर्सन है, यानी कंज्यूमर समझदार है, कंज्यूमर को मार्केट कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है, कंज्यूमर को प्राइस के बारे में पूरी जानकारी है, कंज्यूमर को पता है उसे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। ये होता है हमारा एक रैशनल पर्सन जिसको सब चीज के बारे में पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है अबाउट प्राइस एंड यूटिलिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी दिन आपको घर पे जो है आपकी मम्मी ने बोल दिया कि एक काम करो, मार्केट से जो है टमाटर लेके आ जाओ। अब आप टमाटर लेने रोज रोज तो जाते नहीं हो, रोज रोज तो आपके घर में या तो आपकी मम्मी लेके आती है या आपके पापा लेके आते हैं, आप तो लेके नहीं आते। तो अचानक टमाटर घर में खत्म हुए, आपकी मम्मी ने बोला जाके मार्केट से जो है टमाटर लेके आ जाओ। तो आप सब्जी मंडी गए जाके टमाटर लेने, टमाटर वाले से टमाटर का रेट पूछा और आप जो है बढ़िया से कपड़े पहन के चले गए, हाथ में आपके आईफोन है, चश्मा उश्मा लगा के चले गए। भाई सीधी बात है, जैसा आप दिखोगे आपके साथ वैसा ही बिहेव किया जाएगा। तो वहां पर जो है आपके कपड़ों को देख के सब्जी वालों ने सोचा चलो भाई इसको मार्केट की जानकारी नहीं है, वो समझ गया इसको लूटा जा सकता है। तो आपने जैसे ही टमाटर का रेट पूछा, उसने बोल दिया टमाटर 100 रुपए किलो। आपको भी रेट के बारे में मालूम नहीं था, आप 100 रुपए किलो में टमाटर लिए और लेके घर आ गए। घर आने के बाद मम्मी ने पूछा टमाटर कितने के लाए, आपने बोला 100 रुपए के। मम्मी ने बोला 50 के मिलते हैं, पागल है 100 रुपए में लेके आ गया। आप हैरान हो गए, आपने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे तो 100 रुपए बोला मैं लेके आ गया, मुझे क्या पता मार्केट में टमाटर का क्या रेट चल रहा है, मेरे को जानकारी नहीं थी, मार्केट कंडीशन से मैं इग्नोर था। तो कई बार क्या होता है, कंज्यूमर मार्केट से इग्नोर होता है, वो कोई ऐसी मार्केट में घुस जाता है जिस मार्केट की उसको नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती। तो कंज्यूमर जो है कई बार इग्नोरेंट होता है प्राइस एंड यूटिलिटी को लेकर। इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई। यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करके चलता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि कहीं पे फ्लड आ गई, वॉर डिक्लेयर हो गई, कर्फ्यू लग गया। ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। अब फ्लड, वॉर, कर्फ्यू के सिचुएशन में क्या होता है, सामान की शॉर्टेज हो जाती है, आपका बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आपको जो सामान जितने रेट में मिलेगा आप उसमें परचेस करोगे। आप वहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं देखोगे, सामान महंगा है मैं नहीं खरीदूंगा, सामान जब सस्ता होगा तब मैं खरीदूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, वहां पर आपको सामान जितने मर्जी प्राइस का मिलेगा आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो जब भी कोई इमरजेंसी या एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो ये टोटल हमारे 10 पॉइंट हो गए एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के। यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।